रिबॉर्न इन 1998 एपिसोड 1 जिंदगी का मजाक शुरू होता है 2008 से, जहाँ नरेटर हमें बता रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर लीशु जब वो 28 साल का था उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा वो एक टॉप 100 नेशनल कंपनी से रिजाइन कर देगा और कॉर्पोरेट रेट रेस छोड़ देगा। और अब सीन शिफ्ट होकर लीशु की तरफ आता है, जहाँ वो जॉब से रिजाइन करने के बाद अपना सामान लेकर लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है। वही लिफ्ट में दो लड़कियां अपने डेली के कार्यक्रम में आज लीशु पर चर्चा कर रही होती है। तभी फर्स्ट फ्लोर आ जाता है और लिफ्ट का डोर ओपन होता है और लीशु लिफ्ट से बाहर निकलते हुए अपने ग्रुप मेंबर्स से कहता है, तो तुम लोग मुझे विदा करने आए हो? ओए ये क्या लिखा है, ये जॉब छोड़ रहा है या विदाई ले रहा है? चलो हम लोग वापस अब स्टोरी पर आते हैं, जहाँ लीशु से उसके ग्रुप मेंबर्स कहते हैं, ग्रुप लीडर हम कामना करते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। फिर येलो बालों वाला बंदा लीशु से कहता है, लाइए मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। पर हमारा एमसी लीशु उसे साफ साफ मना कर देता और कहता है कोई बात नहीं। और इसके बाद ये सभी अपनी लास्ट ग्रुप पार्टी करने एक लग्जरी होटल में आ जाते हैं, जहाँ जो ग्रीन बालों वाला बंदा होता है वो लीशु से कहता है, ग्रुप लीडर मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि आप रिजाइन कर दोगे। इतनी मुश्किल से आपने ये पोजीशन हासिल की। गुओ सर भी आपको पसंद करते हैं, फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसा और प्रमोशन भी जरूर मिलेगा। और इसकी ये बात सुनकर लीशु कहता है, मैंने अपने आप से माफी मांग ली है, अब सिर्फ चिल करना है, जिंदगी के मजे लेना है, गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम बिताना है और कॉर्पोरेट रेट्रेस को बाय बाय कह देना है। तभी इनके ग्रुप में जो एक लड़की होती है वो लीशु से पूछती है, ग्रुप लीडर आपका आगे क्या करने का प्लान है? जिस पर लीशु कहता है, एक कॉफी शॉप खोलूंगा, बिल्ली के साथ खेलूंगा और एक डॉग के साथ वॉक पर जाऊंगा। और तुम लोगों को तो पता ही होगा इस तरह की चीजें लड़कियों को कितनी ज्यादा पसंद होती है। इसीलिए ये लड़की लूशु की ये बात सुनकर बड़ी खुश होते हुए कहती है, वाह क्या बात है, अब आपको हमारे साथ 007 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने खुद के बॉस हैं। वैसे ग्रुप लीडर सच में आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा जो आपने रिजाइन कर दिया। क्या सोच रहे हो, मैं खुद नहीं जानता 007 क्या है? शायद कॉर्पोरेट जॉब की कोई ड्रीम्स होती होगी, नहीं तो ये लोग कंपनी के जेम्स बॉन्ड होंगे। पर तुम लोग उस सब पर ध्यान मत दो, क्योंकि लीशु की बात सुनकर ग्रीन बालों वाला बंदा अपना दुख सुनाने लगा है कि उस पर गाड़ी का लोन है, काम नहीं करेगा तो ईएमआई बंद हो जाएगी। और यही सब कहते हुए इसे पैसे बचाने का आइडिया आता है। तो ये लीशु से कहता है, ग्रुप लीडर जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मैं अपने क्लाइंट्स को आपकी कॉफी शॉप लेकर आऊंगा, आप डिस्काउंट देना जरूर। और ये सुनकर लीशु कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्काउंट क्या, मैं तो ट्रीट दूंगा। और इसके बाद लीशु अपना रूह अफ़ज़ा का ग्लास उठाकर इन सभी के साथ चीयर्स करते हुए कहता है, चलो मैं तुम सभी को विश करता हूँ कि तुम सब भी अपनी जिंदगी में काफी सक्सेसफुल हो, चीयर्स। तभी ये तीनों कहते हैं, अगर अमीर बन जाओ तो हमें भूल मत जाना। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अगले दिन या कुछ दिनों बाद आता है, जहाँ लीशु ने अपनी कॉफी शॉप खोल ली होती है और वो अपने कस्टमर को कोकोनट लाटे सर्व कर रहा होता है, जहाँ उसकी कॉफी शॉप बहुत अच्छी चल रही होती है और अपने यूनिक डेकोरेशन की वजह से लोकल पब्लिक में एक फेमस स्पॉट बन चुकी होती है। और ये सब देखकर अपना एमसी लीशु अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, हर दिन कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए तरक्की कर रहा होता है। और इसके बाद हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीशु अपनी कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड गाइफेन से कह रहा होता है, गुएफिन तुम्हें पता है हमारी कॉफ़ी शॉप ने ये महीने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है, ऐसे ही चलता रहा तो हम 1 साल में अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे। और ये कहते हुए उसने ग्रिफिन को अपनी बाहों में ले लिया होता है और ग्रिफिन उससे कहती है, स्वीट हार्ट तुम अमेजिंग हो। इस वक्त लीशु ने सोचा इतना बड़ा रिस्क लेकर जॉब छोड़ना और अपनी सारी सेविंग्स और घर को गिरवी रख करके जो उसने 1 करोड़ की कॉफी शॉप खोली है, ये उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। पर पता नहीं इसकी इस हंसती खेलती जिंदगी को किसकी नजर लग गई, डिमोल्यूशन। उसे तो ये पता ही नहीं था कि जो घर उसने कॉफी शॉप खोलने के लिए रेंट पर लिया है उस पर डिमोल्यूशन होने वाला है। हर तरफ से उसकी मेहनत को, उसकी खुशियों को, उसकी कॉफी शॉप को उखाड़ फेंकने जेसीबी आ रही थी। पर वो अपनी की गई मेहनत को ऐसे ही तो उजड़ने नहीं दे सकता। वो अपनी शॉप के सामने खड़ा होकर उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ डिमोल्यूशन क्रू का लीडर वोंग आता है और कहता है, ये जमीन अब हमारी कंपनी की है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और वांग की बात सुनकर लीशु, जिसने इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना था, वो कहता है, पर मैंने तो कभी नहीं सुना है डिमोल्यूशन होने वाला है, तुम यहाँ डिमोल्यूशन नहीं कर सकते। जो सुनकर वांग कहता है, तुम ये बात अपने लैंडलॉर्ड से पूछो, हम तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तभी एक डिमोल्यूशन क्रू का वर्कर आगे आके वांग से पूछता है, ब्रदर वांग क्या सीन है, ये आदमी कौन है? लेकिन तभी लीशु अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करते हुए डिमोल्यूशन क्रू से कहता है, तुम लोग डिमोल्यूशन रोक दो, मैं सब कुछ अभी क्लियर करता हूँ। जो सुनकर वो लोग कहते हैं,
जल्दी करो, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये एरिया हमें 3 दिन में क्लियर करने को कहा है। तभी लैंडलॉर्ड लीशु का कॉल उठा लेता है और लीशु बड़े ही गुस्से के साथ लैंडलॉर्ड से इस सब की एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है। लैंडलॉर्ड, मुझे एक्सप्लेन करो क्यों मेरे नए रेंट लिए रेनोवेट किए हुए घर को तोड़ने का कहा जा रहा है। और लीशु की ये बातें सुनकर डिमोलिशन क्रू का लीडर वोंग अपने वर्कर से सिगरेट जलवाते हुए कह रहा होता है, अरे लगता है इसने ये एरिया रेंट पर लिया है, इसको नहीं पता कि यहाँ पहले से ही डिमोलिशन प्लान था। फिर वर्कर कहता है, अच्छा तो ये बेचारा अनलक्की है। और इधर कॉल पर अनजान बनते हुए लैंडलॉर्ड लीशु से कहता है, अच्छा मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या? सॉरी सॉरी यार, शायद बिजी होने की वजह से मैं भूल गया हूँगा। वैसे भी अब यही बात है तो तुम्हें जल्दी एक मूविंग कंपनी बुलाकर अपना सामान वहां से ले जाना चाहिए। और ये सुनकर लीशु थोड़ा घबराते हुए उससे पूछता है, लेकिन लेकिन जो पैसा मैंने रेनोवेशन और प्रमोशन पे खर्च किया है उसका क्या होगा? और ये सुनकर लैंडलॉर्ड लीशु को अपने असली रंग दिखाता है, डिमोल्यूशन है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिटी के डेवलपमेंट के लिए है। ये सुनकर लीशु उससे कहता है, मेरे तुम्हें रेंट देने से पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि ये घर टूटने वाला है। अब मुझे अपने लॉस का कंपनसेशन चाहिए वरना ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। तभी लैंडलॉर्ड कहता है, कंपनसेशन देने का कहा किसने? अंकल मैं समझदार हूँ, मूविंग कंपनी पर आपका जितना खर्चा होगा बस उतना ही दूंगा। और इधर वांग तमाशा देखते हुए अपने वर्कर से कह रहा होता है, ये लड़का अभी काफी यंग है, लगता है इसको दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वर्कर कहता है, आजकल लोग बिजनेस शुरू करते हैं पर सिर्फ पैसा कमाने का सोचते हैं, रिस्क भी तो समझना चाहिए। फिर वोंग कहता है, हाँ बिल्कुल, अभी कैश फ्लो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब की इन फालतू बातों से बेखबर अपना एमसी लीशु अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तभी लीशु इस हराम का खा खा कर मोटे हुए सांड से कहता है, तुमने जानबूझकर यह बात छुपाई है ना, ये तो सरासर धोखा है। इसके जवाब में ये हरामखोर मोटा सांड कहता है, फोर्स मेजर समझते हो, जाओ केस करो अंकल, और मैं एक सजेशन दूं, लॉयर पर पैसा मत बचाओ। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? तभी इस सांड की जो आइटम होती है वो इससे कहती है, स्वीट हार्ट फोन बंद कर दो। पर ये मोटा सांड उस पर ध्यान न देते हुए लीशु से कहता है, उस दिन सुबह जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मुझे सच में नहीं पता था कि डिमोलिशन होने वाला है, मुझे तो शाम को पता चला और फिर मैं भूल गया। तुम भी पहले ही कुछ महीने में बहुत पैसा कमा चुके हो, मैं ऐसा करता हूँ कि 1 लाख और दे देता हूँ जो तुम्हारा कंपनसेशन होगा, और ये मेरा लास्ट ऑफर है। तभी इस मोटे सांड की आइटम उससे कहती है, चलो अब क्यों ना हम हॉलीडे की प्लानिंग करें। जो सुनकर लैंडलॉर्ड लीशु को गरीब और बेबस फील करवाने के लिए कोल न काट कर अपनी हॉलीडे की प्लानिंग करने लगता है। वो 17 लाख पर पर्सन वाला एंटार्कटिका टूर पैकेज, डेक के नीचे वाले रूम इंसानों के रहने लायक नहीं है, सी व्यू स्वीट बेस्ट है। फिर ये सांड वापस कॉल पर आकर लीशु से कहता है, मुझे अभी अर्जेंट काम है, बाद में बात करते हैं। पर लीशु को तो अपने पैसे वापस चाहिए ना, वो उससे रुकने का कहता है, लेकिन लैंडलॉर्ड कॉल कट कर देता है। और कॉल कट होते ही लीशु से बिना कुछ कहे डिमोलिशन क्रू के लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। आंदो आंदो आंदो। पर इतना सब होने के बाद किसे गुस्सा नहीं आएगा। और इसी गुस्से के साथ लीशु कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही तुम लोगों से पिटता रहूंगा? ये कॉफी शॉप मेरी आखिरी उम्मीद है और मैं अपना सब कुछ इस पर दांव पर लगा दूंगा और मैं इसे बचा कर रहूंगा। और इसके बाद लीशु अपने घर जाकर अलग अलग वकीलों से बात करने लगता है। हेलो जांग सर, आपने कहा था कि कुछ करने का रास्ता है ना? बस आपकी एक कॉफ़ी शॉप को बचाने के लिए मुश्किल है पर मैं कोशिश करता हूँ। हेलो लियू सर, मैं लीशु लेई हूँ, मैंने रिज़ाइन करके एक कॉफ़ी शॉप खोली थी। श्योरली हम पे अभी कुछ काम है तो हम बाद में आके आपकी कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पियेंगे। मुझे लगता है कि मैं अब इस बार कुछ नहीं कर सकता। हेलो ली सर, आपने मेरी कॉफ़ी मशीन खरीदने की बात की थी ना, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप मुझे उसका कितना दे सकते हैं। और इतनी सब कोशिश करने के बाद लीशु उस लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट मैसेज करता है, कम से कम 3 साल का रेंट तो वापस दो। क्या तुम रेंट वापस कर सकते हो? क्या आप वहाँ हो? पर उसके मैसेजेस उस तक जा ही नहीं रहे होते हैं। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आते हुए कहती है, शूलेई। और लीशु उसे देखकर थोड़ा खुश होते हुए कहता है, ग्विफिन तुम वापस आ गई हो। और अपने मन में कहता है, अच्छा है ग्विफिन जो कम से कम मेरे साथ रहती है और कभी छोड़कर नहीं गई। तभी ग्विफिन उससे पूछती है, कोई रास्ता मिला क्या? जो सुनकर लीशु उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, डार्लिंग तुम ज़्यादा टेंशन मत लो,
हम फिर से शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ फर्नीचर और कॉफी मशीन बेचकर हमें कुछ 10-20 लाख तो मिल ही सकते हैं, जो फिलहाल हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। और अगर लैंडलॉर्ड रेंट वापस कर देता है तो हमें कुछ पैसे और मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ अगली बार लोकेशन ध्यान से चुनेंगे और पहले वाली रेपुटेशन का इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी स्टोर खोलेंगे, जो हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी होगा। तभी ग्रिफिन उसे थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है, दरअसल मैं वो जाओ का कहना चाहती थी। ये सुनकर लीशु को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है और वो कहता है, क्या वो फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है? जिसके जवाब में ग्रिफिन कहती है, नहीं बस मैं कहना चाहती हूँ कि हम ब्रेकअप कर लें। और अचानक ब्रेकअप का सुनकर लीशु ग्रिफिन का हाथ पकड़कर कहता है, पर आखिर क्यों? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं इस मुश्किल से निकल पाऊंगा? ग्रिफिन, मुझे थोड़ा वक्त और दो, मैं जरूर इसका हल निकालूंगा। तुम्हें याद है पहले भी मेरे काम में ऐसी दिक्कतें आई थी, पर मैं उन्हें सॉल्व कर कर और भी आगे बढ़ गया था। लेकिन तभी ग्रिफिन अपनी अखियों से 2 बूंद नमक वाला पानी बहाते हुए लीशु से कहती है, डार्लिंग मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहती हूँ, पर जाओ ने मुझे एक बहुत महंगा गिफ्ट दिया है, लेकिन मैंने अभी तक उसके साथ कुछ शुरू नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने मुझे एक डिजाइनर प्लेटिनम बैग दिया, जो कुछ लाख का है। देखो वो कितना अमीर है। और ग्रिफिन की ये बातें सुनकर लीशु कहता है, तुम मेरे साथ हो और उससे गिफ्ट ले रही हो? पर यह बात सुनकर ग्रिफिन लीशु को कोई जवाब नहीं देती। वो अपने मन में कह रही होती है, वो बूढ़ा आदमी जाओ बहुत कुछ दे रहा है, पैसा बहुत है और काम कम, ऐसे ट्रीटमेंट को कौन मना कर सकता है? लेकिन मुझे थोड़ा रिग्रेट है। लीशु टैलेंटेड है, स्मार्ट है, हैंडसम है और केयरिंग भी। और इतना सब सोचकर वो अपने बिच ब्रेन का इस्तेमाल करती है और लीशु से कहती है, उस बुड्ढे जाओ का एक पैर पहले ही कब्र में है, वो ज्यादा से ज्यादा कितने ही साल जिएगा। मैं पहले उसके साथ सेटल हो जाती हूँ, जब उसे अपने वश में कर लूंगी तो चुपके से तुम्हारी मदद करूंगी। पर इसके बाद जो हमारा रिलेशनशिप है वो पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगा। वैसे भी लीशु, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे प्यार पे शक तो नहीं करोगे ना? उसने मुझे प्रॉमिस किया है, अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो वो मुझे तुरंत 1 करोड़ देगा। 1 करोड़! ये भी एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना? पर अपना लीशु पूरी रोटी पर घी लगाकर खाने वाला लोंडा है, वो भी खुद के पैसों से। तो वो ग्रिफिन की ये बिच ब्रेन वाली बातें सुनकर कहता है, मैं लीशु लेई चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो जाऊं, चाहे सड़क पर ही क्यों ना आ जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा। और लीशु की बात सुनकर ग्रिफिन कहती है, क्या? हाँ, इसने बस इतना ही कहा। फिर लीशु कहता है, मैं लीशु लेई ये समझ चुका हूँ कि दुनिया कितनी कमीनी है, निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर ग्रिफिन लीशु से कहती है, फाइन फाइन निकल जाती हूँ, कौन रहना चाहेगा ऐसे इंसान के साथ जो कर्ज में डूबा हुआ है? पर ग्रिफिन ने तो जाओ से गिफ्ट लेकर ही अपनी औकात दिखा दी थी ना, तो क्या लीशु को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। निकल जाए यहाँ से। पर क्या अब लीशु, जिसने इतना कुछ सहा है, वो अपनी किस्मत को कोसेगा? उसने तो अपना घर तक गिरवी रख दिया था। फूटी किस्मत और अपनी बर्बाद हुई जिंदगी पर रोती इस आसमान के नीचे दर दर भटकता फिर रहा। पर क्या करे वो बेचारा, वो तो अपना सब कुछ पहले ही खो चुका है। इस टाइम पर सेकेंड हैंड कॉफी मशीन कबाड़ के भाव बिकती है, इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी तुम सोच रहे हो। और रही बात तुम्हारे फर्नीचर की, वो भी कितने में ही बिक जाएगा। हम ये घर तुम्हें वापस नहीं दे सकते। तुम लोग, हाँ तुम देख रहे हो ना कि कैसे रोज ये लोग मेरे घर कर्जा वसूलने आते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरा दरवाजा कई बार लाल रंग से स्पॉइल किया गया है। ली बॉस, पैसा वापस कब करोगे? हम रोज तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें परेशानी नहीं होती? पैसा जल्दी चुकाओ, तभी हमारी जान छूटेगी रोज रोज यहाँ आने से। मुझे लगता था कि मैंने सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है और बस बस बिजनेस सेट कर ही लिया, लेकिन क्यों ऐसे स्मॉल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स मुझे ही मिलते हैं? क्यों मैं ऐसी डिस्परेट सिचुएशन में हूँ? हो गॉड, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना? अगर मजाक कर रहे हो तो पूरा करके दिखाओ। लेकिन अगर मैं फिर से उठा तो इस बार मैं जरूर। संभाल के! लीशु लेई, उम्र 28 साल, क्रेन से जा रहे कंस्ट्रक्शन स्टील से क्रश होने के बाद बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से मारा गया। बस मर गया? मजाक कर रहे हो? तो मैं सच में मर गया? हटो हटो, रास्ता दो।
जल्दी करो। हो माय गॉड, इसका तो काफी खून बह गया है। इसका तो किटकैट बन गया है। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन अंत में हम जैसे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इस बार वो जरूर हार गया, पर किस्मत का लिखा तो मौत भी नहीं बदल सकती। वो जगह, मेरी कॉफी शॉप, वहां इतनी सोने सी चमक क्यों है। ये सिस्टम विंडोज, जो कि मुझे जहाँ तक पता है अपने एमसी का सिस्टम नहीं है, ये इसे ये सब बता रहा है कि इसने इस जिंदगी में क्या कुछ देखा था। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। ये क्या वो कहावत है जो कहती है मरने से पहले की जिंदगी आंखों के सामने चलती है। मैंने नहीं सोचा था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा, पर लगता है कोई मतलब नहीं था। ये सब क्या है? क्या चीजें और एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है? ब्रो, कोई बुरा सपना देखा क्या? तो गाइस, तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि एपिसोड कैसा लगा तुम्हें। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना। और हर बार की तरह मैं हूँ लेट, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार कि मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आए। और हाँ, लीशु 2008 से अब 1998 में आ गया है। मतलब अपने कॉलेज टाइम में, मतलब ये होगा अभी 18 साल का, जोड़ी तो 10 साल पीछे आ चुका है ये। और हाँ, इसकी स्टोरी में अभी आगे बहुत कुछ है। मतलब ये तो थी बस इसका मतलब शुरुआत थी ये तो, कि कैसे रिबॉर्न हुआ। आगे की स्टोरी में है। वैसे इसका नाम ही है ये, रिबॉर्न इन 1998, तो मेन स्टोरी तो यहीं से शुरू होगी ना। बाकी मेरे पास कुछ एक्शन वाली मानुआस भी है, जो कि तुम कमेंट्स में बता सकते हो एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। हाँ, पर पहले मुझे इसके लेटेस्ट चैप्टर तक इसे कवर कर लेना चाहिए। बाकी तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कल तक कम से कम 20 लाइक्स तो कर ही दो। बाय बाय।